नमस्कार साथियों, टारगेट कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आपको पता है आज की क्लास अपन लेने वाले हैं कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। आज वो क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए जो हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और बार बार पूछे जाने वाले सवाल लेके आया हूँ आज आपके लिए। तो आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी प्रकार की वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे, उसके लिए सभी के लिए जैसे कंप्यूटर सेम आता है, किसी में एक दो टॉपिक कम ज़्यादा रहता है, लेकिन आज वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हर वैकेंसी के अंदर पूछे जाते हैं। ओके साथियों, तो आज के जो भी सवाल होने वाले हैं, जो जैसे PYQ ले लो, उससे संबंधित ही आपको मिलेंगे। चलो बात करते हैं। अपना पहला सवाल है, चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। साथियों, आज का जो पहला सवाल है जो आप सभी को आता होगा, क्योंकि आपने अगर ढंग से पढ़ा होगा शॉर्टकट है, तो आप बता सकते हैं बोल्ड की शॉर्टकट क्या है। बोल्ड की शॉर्टकट आज इस सवाल में पूछा जा रहा है आपको। तो कंट्रोल बी से होता है, या फिर कंट्रोल आई से होता है, या फिर कंट्रोल यू, या फिर कंट्रोल एल से होता है। तो साथियों, कमेंट करके आप बताएंगे कि बोल्ड की शॉर्टकट आपसे पूछी जा रही है तो बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है। बिल्कुल साथियों, आज जो भी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं वो बहुत बार पूछे गए सवाल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कंट्रोल बी। क्योंकि साथियों, आज जो भी शॉर्टकट आपने पढ़ा होगा, A to Z शॉर्टकट पढ़ा होगा, तो कंट्रोल बी के बारे में पढ़ा होगा, बोल्ड के बारे में। ठीक है, बोल्ड पढ़ा होगा। कंट्रोल आई से क्या होता है? कंट्रोल आई से होता है इटैलिक। क्या होता है साथियों? इटैलिक होता है। और कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन। क्या होता है? अंडरलाइन। और कंट्रोल एल से होता है लेफ्ट अलाइन। क्या होता है साथियों? लेफ्ट अलाइन होता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होने वाला है अपना ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर राइट आंसर हो जाता है, कंट्रोल प्लस बी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है अपना, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कंप्यूटर के जनक के बारे में तो अपने को पता होना जरूरी है साथियों। अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, अपने सिलेबस के अंदर कंप्यूटर है, और कंप्यूटर का जनक के बारे में अपने को पता नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपन। तो कंप्यूटर का जनक अगर आज से पहले पता नहीं होगा, तो आज पता चल जाएगा। क्या बिल गेट्स है, चार्ल्स बेबेज है, या फिर इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो है। आप बिल्कुल बता सकते हो कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो ये आप कमेंट करके बता सकते हो। साथियों, जो भी सवाल आपको आते हैं उनका आप कमेंट करके जवाब दिया करो, ताकि हमारे को भी ऐसा लगे कि वास्तव में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से आप अच्छे ढंग से पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, तो इसलिए कमेंट देना चाहिए। अगर आपका सवाल सही होता है ना, तो आपको खुद को भी एक कॉन्फिडेंस, एक ऊर्जा मिलती है कि वास्तव में देखो मैंने पढ़ा हुआ है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अपन जवाब दे रहे हैं। तो साथियों, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि कंजूसी नहीं करेंगे। देखो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। तो चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन ही एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और इनको अपन छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि इनको नॉर्मल मानते हैं। बाकी ऐसे ही सवाल देखने को मिलते हैं। पटवारी में कितने इजी सवाल पूछे गए थे, बहुत। मैं मानता हूं अगर सही ढंग से आपने एक दो बार भी पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप ज़्यादा डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही सवाल देखने को मिलते हैं साथियों। तो साथियों, अपना तीसरा नंबर का क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। साथियों, इनपुट डिवाइस का उदाहरण बताना है। अगर आपको
कंप्यूटर के अंदर इनपुट और आउटपुट अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि इनपुट और आउटपुट के बारे में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो बिल्कुल अपन चर्चा करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। तो प्रिंटर अगर आपने पढ़ा होगा इनपुट और आउटपुट के अंदर, तो प्रिंटर एक प्रकार का साथियों यही क्या हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर पूछ रहा है इनपुट डिवाइस कौन सा, उदाहरण कौन सा है, मतलब इनपुट डिवाइस पूछ रहा है। तो साथियों मैं आपको बता दूं प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। कौन सा होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। और साथियों स्पीकर भी क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। और कीबोर्ड क्या होता है साथियों? कीबोर्ड होता है इनपुट डिवाइस, क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाता है, अपन डेटा एंट्री करते हैं कंप्यूटर के अंदर, इनपुट देने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड, क्योंकि मॉनिटर भी एक प्रकार का क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो साथियों में अगर आपसे सवाल पूछूं कि जैसे अपने को स्पीकर स्पीकर किस प्रकार का आउटपुट देता है, आप बता सकते हो, कमेंट करके बताएंगे कि स्पीकर किस प्रकार का आउटपुट देता है अपने को, एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में देता है या फिर हार्ड कॉपी के रूप में। क्योंकि जो भी आउटपुट डिवाइसेज होते हैं वो दो प्रकार से अपने को आउटपुट देते हैं, परिणाम देते हैं, कि एक तो हार्ड कॉपी के रूप में देता है और एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में देता है। और अगर आपको दोनों के बारे में अच्छी तरीके से पता है तो बिल्कुल डिटेल से आप कमेंट करना कि ये आउटपुट डिवाइस जो होते हैं ये सॉफ्ट कॉपी देते हैं और ये डिवाइस हार्ड कॉपी के रूप में अपने को प्रिंट आउटपुट देते हैं साथियों। तो आपको बताना है ये। आगे देखते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क मतलब ब्रेन किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन, देखो ब्रेन के बिना तो कुछ नहीं है ना साथियों। तो कंप्यूटर के अंदर भी जो ब्रेन होता है वो कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, यह आपको बताना है। क्या सीपीयू, मेमोरी, रोम या फिर हार्ड डिस्क, इसमें से आपको बताना है कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन आपको बताना है साथियों, क्योंकि इसका भी पता होना जरूरी है आपको। क्योंकि कंप्यूटर पढ़ रहे हो और कंप्यूटर का मस्तिष्क के बारे में पता नहीं है तो फिर मतलब नहीं है ना। तो साथियों बताएंगे कमेंट करके, बिल्कुल जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं वो विद्यार्थी बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे साथियों। कंप्यूटर का ब्रेन आपसे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल साथियों कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू। अच्छा साथियों, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, कमेंट करके बताएंगे सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। सीपीयू की फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बतानी है, आपका बिल्कुल मैं जवाब दूंगा कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको बिल्कुल कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये चीजें भी आपसे पूछ ली जाएगी। क्योंकि सीपीयू की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई फुल फॉर्म है। दूसरी चीज रैम की फुल फॉर्म बहुत अच्छा सवाल मैं मानता हूं, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। बोर्ड वाले का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, रैम की फुल फॉर्म हो गई, रोम की फुल फॉर्म हो गई। हालांकि पहले बहुत ज्यादा पूछते थे, आजकल फिर भी कम पूछने लगे, वरना पहले जो हम एग्जाम देते थे, जैसे छठी सातवीं आठवीं क्लास में पढ़ते थे, नाइन्थ में पढ़ते थे, उस समय रैम और रोम की फुल फॉर्म से फुल फॉर्म तो पूछते ही पूछते थे, कोई सवाल आए या नहीं आए, लेकिन रैम और रोम का सवाल तो जरूर आता था साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सीपीयू हो जाएगा। सीपीयू की फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएंगे साथियों। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है साथियों। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये आपको बताना है साथियों। मैं आपको बता दूं, सॉफ्टवेयर होता है ये, ठीक है। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है।
इन चारों ऑप्शनों में से एक ऐसा है जो क्या नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपको बताना है साथियों। तो आप बताएंगे विंडो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? ये बिल्कुल सही बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स भी है, मैक ओएस भी है, और ये जो एमएस वर्ड है साथियों, एमएस वर्ड है, ये एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर आप बता सकते हो कि ये एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है साथियों। बिल्कुल, आप जितने भी सवाल आपके आ रहे हैं आपको, तो कमेंट करके बिल्कुल जरूर बताओ, क्योंकि मैं आपको पहले भी बोल दिया, बहुत अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करके जवाब देते हैं और वही आंसर होता, तो बिल्कुल बहुत ऊर्जा मिलती है। देखो साथियों, एग्जाम से पहले ये सवाल देख के जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे का सवाल है अपना, एमएस वर्ड में फंक्शन की का F12 मतलब F12 कुंजी का उपयोग क्या है? एमएस वर्ड के अंदर F12 क्या है ये साथियों? ये आप ऐप का मतलब क्या है? फंक्शन की। आप बता सकते हो फंक्शन की कितनी होती है? सवाल आ जाता है इसका भी कि फंक्शन की कितनी होती है, कीबोर्ड के अंदर जो फंक्शन कीज होती है वो कितनी होती है, ये बिल्कुल आप बता सकते हो साथियों। साथियों मैं आपको बताता हूं कि जो फंक्शन कीज होती है वो 12 होती है, 12 होती है साथियों। F1 से लेकर F12 तक होती है। कितनी होती है ये? 12 होती है, और F1 से लेके F12 तक होती है। ये भी आपको डिटेल से पढ़ के जाना है। F1 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब क्या होता है। तो F1 से लेके F12 तक आप पढ़ के जाएंगे तो मैं मानता हूं ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, फंक्शन की से सवाल आ जाता है साथियों। साथियों आगे बात करते हैं, जैसे F12 का क्या मतलब होता है एमएस वर्ड के अंदर। तो देखो, पहला ऑप्शन है अपना सेवेज डायलॉग बॉक्स खोलना। क्या होता है? सेवेज डायलॉग बॉक्स खोलना, या फिर सेव करना, डॉक्यूमेंट्स को बंद करना, या फिर हेल्प बॉक्स खोलना। ये आपको कमेंट करके बताना है साथियों। अगर आपको आता है तो बिल्कुल जवाब दीजिए। F12 से क्या करते हैं एमएस वर्ड के अंदर साथियों? मैं आपको बताता हूं। एमएस वर्ड के अंदर F12 का प्रयोग होता है अपन किसी भी फाइल को, सेव की गई फाइल को दोबारा से सेव करना। जैसे नई जगह हो गई, नई लोकेशन पे अपन सेव करना चाहते हैं, या फिर नाम चेंज करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे अपन सेवेज करते हैं। कहने का मतलब सेव की गई फाइल को दोबारा से सेव करना सेवेज कहलाता है साथियों, और वो F12 से किया जाता है साथियों। कीबोर्ड के अंदर F12 प्रेस करेंगे तो उस फाइल को आप सेवेज कर सकते हो, उसका फाइल नेम चेंज कर सकते हो, उसको लोकेशन अपन चेंज कर सकते हैं साथियों। अगर अपने को उसी फाइल में सेव करना है तो फिर आपको F12 की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप Ctrl+S प्रेस कर सकते हो। बाकी अगर अपने को नई जगह चाहिए और नए नाम से चाहिए तो उस टाइम पे अपन F12 का यूज करेंगे। कहने का मतलब अपन सेवेज ऑप्शन का यूज करेंगे साथियों। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल अपना है माइक्रोसॉफ्ट है, मतलब एमएस का मतलब क्या है साथियों? माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट क्या है ये भी पूछ लिया जाता है साथियों। तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है साथियों। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शुरू मतलब स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं, बहुत बार सवाल आया हुआ है। पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो करने की शॉर्टकट आप बता सकते हो साथियों? तो F5 से क्या होता है साथियों? अपने को पावर पॉइंट के अंदर अगर अपन F5 प्रेस करेंगे तो ये शुरू से क्या हो जाएगी, अपने जितने भी स्लाइड अपन बनाए हैं तो वो शुरू से स्लाइड शो हो जाती है। अगर अपने को करंट स्लाइड शो करवानी है तो उसमें अपन शिफ्ट के साथ में F5 का यूज करेंगे साथियों। तो शुरू से करने के लिए पूछा जा रहा है तो F5 का यूज
करते हैं साथियों। और F7 के बारे में आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत बार सवाल आया हुआ है आपको। आगे देखते हैं अपना MS एक्सेल में एक सेल में डेटा दर्ज करने के बाद अगली सेल में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो जितने भी क्वेश्चन हैं वो PYQ हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट, सारे ही सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों। क्या पता कौन सा अपने पेपर में आ जाए, तो सभी सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई जो सवाल होते हैं कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते, सब सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। स्टूडेंट को जितना ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है उतना ज्यादा पढ़ लेना चाहिए। जितना पढ़ोगे उतना फायदे में रहोगे। किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जैसे अपन सोचते हैं ना कि कंप्यूटर के 5 सवाल आएंगे, 10 सवाल आएंगे, तो साथियों में आपको बता दूं एक एक पॉइंट से, 5-5 पॉइंट से तो नंबर तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है साथियों, तो इसके अंदर आपको बताना है MS एक्सेल में एक सेल में डेटा दर्ज करने के बाद अगली सेल जानते हो साथियों। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि MS एक्सेल के अंदर अपन एक स्प्रेड शीट तैयार करते हैं। क्या करते हैं साथियों? स्प्रेड शीट तैयार करते हैं। कहने का मतलब आपने नाम सुना होगा, वर्कशीट का नाम सुना होगा, उसी को क्या बोलते हैं? स्प्रेड शीट। स्प्रेड का मतलब फैला हुआ। क्या होता है? फैला हुआ। तो साथियों ये अगर आप MS एक्सेल को शुरू करेंगे और देखेंगे, उसको ओपन करेंगे, तो एक फैली हुई सीट आपको मिलेगी। फैली हुई सीट मिलेगी, उसके अंदर आपको ऐसे टेबल ही टेबल मिलेगी आपको। तो मैं आपको बता दूं सेल किसे कहते हैं साथियों। मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं, सेल किसे कहते हैं। सेल का पता होना जरूरी है। इस तरीके से एक सीट होती है अपनी, तो उसके अंदर देखो ऊपर क्या लिखा होता है, ABCD। तो ये तो क्या होते हैं? ये तो होते हैं कॉलम, और ये होती है रो। 1 2 तो क्या है? रो है। और ये ABCD वाली क्या है? कॉलम। और कॉलम और रो को मिलाने पर क्या बनता है? एक सेल बनता है साथियों। क्या बनता है? सेल बनता है। कहने का मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि सेल किसे कहते हैं, तो आपको ये नहीं बताना कि कोशिका होती है। कंप्यूटर के अंदर कोशिका नहीं होती है साथियों। मैं आपको बता दूं कंप्यूटर के अंदर सेल बनता है कॉलम और रो को मिलाने पर। क्या बनता है? कॉलम और रो को मिलाने पर एक सेल बनता है। तो ये सवाल पूछ रहा है एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए कौन से बटन का यूज करेंगे, कौन सी कुंजी का यूज करेंगे। तो कुंजी से आपको घबराना नहीं है कि कुंजियां तो हमने पढ़ी नहीं है, जो बटन जो होते हैं वही कुंजियां होती है साथियों। बहुत बार ऐसे सवाल पूछे थे, कभी कभार स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको पढ़ाया नहीं जाता। जैसे हम कीज बोलते हैं तो वो समझ में नहीं आता कुंजियां क्या होती है सर। तो आपको ये चीज का भी जरूर ध्यान रखें, कभी हिंदी में क्वेश्चन आ जाए, या फिर आजकल तो आपको मैं बता दूं दोनों तरीके से सवाल पूछते हैं, बाइलैंग्वेज लैंग्वेज में आते हैं। तो उस चीज में आप देख लिया करो, कोई ऐसे कोई सवाल आता है तो उसको दोनों भाषा में अपने को देख लेना चाहिए। इंग्लिश वाली को सही मानते हैं तो इंग्लिश वाली को उस टाइम पे देख लेना चाहिए, तो उसके अंदर आपको कीज ही मिलेगी, ठीक है, या फिर बटन मिलेगा। तो साथियों अगली सेल के में जाने के लिए अपन टैब का प्रयोग करते हैं। अगर आप अगर कीबोर्ड की क्लास लेना चाहो तो इससे पहले वाली 2 क्लास से अपनी पूरी कीबोर्ड की, थ्योरिकल कीबोर्ड की क्लासें अपने YouTube चैनल पे हैं, तो वहां से जाके आप इस क्लास को ले सकते हो। और इनको प्रत्येक कीबोर्ड का जो भी 104 से 108 बटन होते हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है, तो वहां पे जाकर आप उस क्लास को ले सकते हो साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टैब हो जाएगा साथियों। तो टैब बटन से एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो साथियों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे एक्सेल के अंदर तो एक सेल से दूसरे सेल में चले गई, लेकिन अगर मैं पूछना चाहूं कि जो MS वर्ड जो होता है उसके अंदर अगर मैं टैब बटन का यूज करूं
तो फिर कहाँ जाएगा वो? इसमें तो कोई सेल भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, ये एक बार के अंदर 5 अक्षरों का स्पेस छोड़ता है। कितने अक्षरों का? 5 अक्षरों का स्पेस छोड़ता है। और साइज की बात करें तो 0.5 की। कितने की? 0.5 की। तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें, ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। साथियों आपको पता है एंटर बटन का यूज अपन जैसे किसी भी सिलेक्टेड फाइल को ओपन करते हैं तो आप एंटर बटन का यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जैसे अपन एमएस वर्ड के अंदर नई लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, नई लाइन लेना चाहते हैं, तो उसमें भी आप एंटर बटन का यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर स्पेस बार की बात करें तो स्पेस बार दो शब्दों के बीच में या दो अक्षरों या दो अंकों के बीच में अगर एक अक्षर का स्पेस देना हो तो अपने को स्पेस बार बटन का यूज करना है। साथियों इस स्पेस बार के बारे में और आपको मैं बताना चाहूं कि ये कीबोर्ड के अंदर सबसे लंबी कुंजी है। क्या है? सबसे लंबी कुंजी। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि कीबोर्ड के अंदर सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है, सबसे लंबा बटन कौन सा होता है? तो वो होता है स्पेस बार। और ये होता है एक अक्षर की स्पेस देने के लिए साथियों। और अल्ट के बारे में आप जानते होंगे, ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन बटन होता है। इसका यूज किए होंगे आप अल्ट के साथ में F4 का यूज किए होंगे, या फिर जैसे भी एमएस वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर जैसे भी कोई मेन्यू खोलते होंगे तो वहां पे भी इसका यूज करते होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बटन इसलिए कहा जाता है, मॉडिफायर की भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि कॉम्बिनेशन मतलब के साथ कार्य करता है, ये अकेले कार्य नहीं करते। ऐसे 3 बटन होते हैं जैसे कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट। ये तीनों बटन एक ऐसे बटन हैं जो अकेले कार्य नहीं करते हैं। अगर कीबोर्ड के अंदर आप इस तीनों को दबाएंगे तो कुछ ही रिजल्ट नहीं मिलेगा अकेले को दबाओगे तो, लेकिन इनके साथ में अगर किसी की को प्रेस करेंगे तो आपको और भी विशेष कार्य करके देंगे। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, अकेले कार्य नहीं करते। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अल्ट बटन हो गया, कंट्रोल बटन हो गया, शिफ्ट बटन हो गए, ये अकेले कार्य नहीं करते हैं। दबा के देख लेना चाहे से, नहीं हो, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो आगे देखते हैं साथियों, www का पूरा नाम, बिल्कुल ये पूछ लिया जाता है साथियों। www का पूरा नाम, तो www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। साथियों इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें, वर्ल्ड वाइड वेब, बिल्कुल। तो www का पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछते हैं, इंटरनेट से संबंधित सवाल आते हैं तो ऐसे ही सवाल पूछते हैं नॉर्मल से। अगर आप सही ढंग से पढ़ के जाओगे और बिल्कुल बेझिझक होके जैसे किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हैं, एक तो RSCIT की बुक आपके पास होगी क्योंकि RSCIT करे होंगे आप, तो RSCIT की बुक आप साथ में रखो। किसी भी प्रकार की वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे, RSCIT की बुक आपके पास होनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर जितना है ना उतना किसी किताब में नहीं है, और ऑथेंटिक बुक होती है ये। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। URL का पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है साथियों। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। URL की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर राइट आंसर हो जाता है। फुल फॉर्म से संबंधित भी एक सवाल पूछ लिया जाता है साथियों हर एग्जाम के अंदर। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है? आप में से आपको इसमें से देखना है कि वेब ब्राउजर क्या होता है। सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए कि वेब ब्राउजर होते क्या हैं। साथियों नाम से पता चल रहा है जिसके अंदर वेबसाइट ओपन करते हैं अपन, जैसे www से शुरू करते हैं ना। अभी जैसे पहले सवाल आया था अपना, तो अपन किसी भी वेबसाइट का खोलना चाहते हैं तो उसके अंदर अपने जैसे मोबाइल में खोलना चाहें या फिर कंप्यूटर के अंदर खोलना चाहें, लैपटॉप के अंदर खोलना चाहे, तो अगर अपने पास वेब ब्राउजर है तो किसी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वेब ब्राउजर है। इसमें से
एक ऑप्शन तो ऐसा है जिसके अंदर वेब ब्राउजर है और बाकी सब वेब ब्राउजर नहीं है, अलग हो सकते हैं। देखते हैं, पहला देखते हैं गूगल क्रोम। आपने नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर नाम है, बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है, क्योंकि इस पे देखेंगे ना साथियों, तो इसमें किसी प्रकार का कोई एड वगैरह नहीं देखोगे, इसलिए सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वेब ब्राउजर होता है गूगल क्रोम। इस पे आप देखेंगे ना तो किसी प्रकार का कोई एड वगैरह नहीं आता है। ये सारे जितने भी आप वेब ब्राउजर खोल लो आप, उसके अंदर दुनिया भर के क्या मिलेंगे आपको, एड मिलेंगे। तो इसलिए बिल्कुल आपको गूगल क्रोम के अंदर किसी प्रकार का कोई आपको एड नहीं मिलेगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, सबसे ज्यादा काम में इसलिए आता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई एड वगैरह नहीं आते हैं। तो साथियों आपका आंसर तो यही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गूगल क्रोम एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है साथियों। और आगे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। अडोब रीडर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। फेसबुक एक सोशल मीडिया का आपने देखा होगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है साथियों, क्योंकि इनको डाउनलोड किया जाता है साथियों। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल है, आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था कौन सी है? आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था का नाम आपको बताना है, क्योंकि प्रत्येक भारत के जितने भी भारतीय हैं उनके पास आधार कार्ड है होता है साथियों। और सभी के आधार कार्ड बने हुए हैं, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कौन सी संस्था द्वारा अपना ये आधार कार्ड बनाया गया है। ठीक है, आप बता सकते हो यूआईडीआई द्वारा बनाया जाता है, या फिर आरबीआई द्वारा बनाया जाता है, या फिर एसबीआई बनाता है, या फिर आयकर विभाग के द्वारा बनाया जाता है। बिल्कुल कमेंट करके जवाब देंगे इस सवाल का, तो क्योंकि आप इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आपके पास आधार कार्ड है भाई, और एक भारतीय हो, तो भारत के अंदर हो तो आधार कार्ड होगा, और आधार कार्ड होगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी संस्था के द्वारा अपने को आधार कार्ड मिला है। तो आधार कार्ड मिलता है साथियों यूआईडीएआई द्वारा बनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं साथियों, आधार कार्ड के अंदर अगर अपन देखा जाए तो अपने को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अपने को जैसे डाउनलोड करना होता है, इसका प्रिंट आउट लेना पड़ता है, या फिर जैसे अपने निकलवाने जाते हैं तो 50 रुपए का टोकन होता है, पीवीसी आप ऑर्डर कर सकते हो घर बैठे, आपके मोबाइल से पीवीसी ऑर्डर कर सकते हो। काफी अच्छा आपको कार्ड मिलेगा, बाय पोस्ट आपके घर पे आएगा। इसलिए इन चीजों का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। बेसिक बातें हैं, चीजें हैं, याद रहे, ऐसी चीजें अपने को आनी चाहिए। थोड़ा बहुत टेक्निकल भी होना जरूरी है। आगे देखते हैं, यूपीआई का पूरा नाम। बिल्कुल यूपीआई का पूरा नाम आपको बताना है, क्योंकि आप यूज करते होंगे यूपीआई। ठीक है, आप गूगल पे, फोन पे वगैरह चलाते होंगे, तो यूपीआई का यूज करते होंगे। तो बिल्कुल इसके अंदर आप बता सकते हो यूपीआई की फुल फॉर्म। साथियों यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। देखो साथियों, पिछली क्वेश्चनों से नोटिस किया जा रहा है कि यही ऑप्शन अपने ज्यादातर आ रहे हैं, तो ये चीज भी देखने को आपको मिली होगी, है ना? तो यूपीआई की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि अपन यूज करते हैं, और जो चीजें अपन यूज करते हैं वो तो बिल्कुल अपने को आनी ही चाहिए, क्योंकि कोई भी अपने को पूछ लिया तो अपना को आना चाहिए। क्योंकि साथियों अगर अपन पढ़े लिखे हैं और चीजें जिसका यूज कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल अपने को पता होना जरूरी है, तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए अपने को। आगे देखते हैं, राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंचने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है साथियों? राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंचने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? बिल्कुल आप बता सकते हो, भामाशाह हो गया, या फिर एसएसओ हो गया, राजनेट हो गया, ज्ञान दूत हो गया, इसमें आप बता सकते हो। साथियों राजस्थान में नागरिकों को सेवा पहुंचाने के लिए
एसएसओ का यूज किया जा रहा है साथियों, और एसएसओ की फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएंगे साथियों, क्योंकि प्रत्येक इंसान की अलग अलग एसएसओ होती है, प्रत्येक इंसान की अलग अलग होती है, तो आप बता सकते हो। और आप क्योंकि इस क्लास को देख रहे होंगे तो वही देख रहे होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे या किसी भी प्रकार की वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर जैसे कोई आरएससीआईटी का कोई डिप्लोमा कर रहे होंगे तो वो ही इस क्लास को देख पा रहे होंगे। तो आप बताओगे एसएसओ, एसएसओ की फुल फॉर्म क्योंकि आपकी बनी हुई है तो इसकी भी आपको कमेंट करके जवाब देना है साथियों। आगे बताना है, निम्न में से कौन सा एक अस्थायी मेमोरी का उदाहरण है। अस्थायी मेमोरी का उदाहरण बताना है साथियों। अगर आपने मेरी क्लास ली होगी तो बिल्कुल मेमोरी के बारे में तो देखो पता होना जरूरी है, और आपने अगर मेरी क्लास ली होगी तो पूरी मेमोरी याद होगी, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से याद करवाता हूं, याद हो जाता है साथियों। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है अस्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी बताना है आपको। तो अस्थायी मेमोरी रैम है या फिर रोम है या हार्ड डिस्क है या फिर एसएसडी है, अस्थायी मेमोरी बताना है साथियों। मैं आपको बता दूं बिना टाइम खर्च किए हुए, अस्थायी मेमोरी होती है रैम, और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है, और इसे और किस नाम से जाना जाता है, उड़ने वाली मेमोरी। किस नाम से, उड़ने वाली मेमोरी या फिर नाशवान मेमोरी, ये जो होती है इसका नाम होता है। ठीक है, तो रैम को नाशवान मेमोरी, उड़ने वाली मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, अस्थिर मेमोरी, ये भी इसको कहा जाता है। तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें। और रोम की फुल फॉर्म आप बता सकते हो, नहीं बताओगे तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये किसी प्रकार की अस्थायी मेमोरी नहीं होती है, ये स्थायी मेमोरी होती है, क्योंकि साथियों इसके अंदर जो डेटा होता है वो डिलीट नहीं होता है, पहले से ही जब कंप्यूटर बनता है जब ही लगा दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। आगे आपको बताना है कंप्यूटर को हैकर्स और वायरस से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है। बिल्कुल आप बता सकते हो। वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर के अंदर क्या होना जरूरी है साथियों, वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस का यूज होना चाहिए। ठीक है, तो एंटीवायरस अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट के यूआरएल में क्या दर्शाया जाता है जो सुरक्षा को इंगित करता है। बिल्कुल आप बता सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सवाल भी पहले भी पूछा है, पहले की क्लासों में भी पूछा है। तो बिल्कुल आपको सुरक्षा के लिए HTTPS का यूज करते हैं। किसका, HTTPS। HTTPS की फुल फॉर्म आप अगर बता सकते हो तो बता सकते हो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मतलब होता है सिक्योर। जिस वेबसाइट के अंदर अगर HTTPS से शुरू हो रही है तो इसका मतलब उसको मान लेना चाहिए कि वो एक ट्रस्टेबल वेबसाइट हो सकती है, क्योंकि साथियों HTTPS की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, और HTTPS से फुल फॉर्म से पता चल रहा है एस का मतलब होता है सिक्योर। क्या होता है, सिक्योर होता है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि HTTPS में एस का मतलब क्या है, ऐसे भी सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। क्योंकि अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप किसी प्रकार से सवाल पूछो बिल्कुल करके आएंगे। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण है। सर्च इंजन का उदाहरण बताना है साथियों। क्या फेसबुक सर्च इंजन है, ट्विटर है, गूगल है या फिर इंस्टाग्राम है। इसमें से आपको बताना है सर्च इंजन बताना है साथियों, सर्च इंजन का उदाहरण बताना है सर्च इंजन। तो साथियों मैं आपको बता दूं सर्च इंजन का उदाहरण होता है गूगल। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन होता है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए गूगल क्रोम क्या है, तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर होता है। क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है। और अकेले गूगल की बात करें ना तो गूगल होता है एक सर्च इंजन होता है। याहू हो गया, बिंग हो गया, ये क्या है, ये सर्च इंजन होते हैं। और जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मेनू हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गई है,
तो ये क्या है, ये वेब ब्राउजर होते हैं साथियों। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, भामाशाह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है था। भामाशाह योजना का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है, इसकी जगह आजकल जनाधार चलने लग गया है, ठीक है साथियों, इसकी जगह क्या चलने लग गया, जनाधार चलने लग गया है। तो बताना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य मैं आपको बता दूं, महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना इसका मेन उद्देश्य था साथियों, ठीक है साथियों। तो भामाशाह योजना में आपने देखा होगा, भामाशाह के अंदर मुखिया कौन है, महिलाएं। तो महिलाओं के बारे में ही ये इनको आगे बढ़ाने के लिए इसका यूज किया गया, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं पैन कार्ड का पूरा नाम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं इसको। पैन कार्ड की फुल फॉर्म आपको बतानी है। पैन कार्ड की फुल फॉर्म साथियों, पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होती है, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो बिल्कुल जरूर ध्यान दें इस फुल फॉर्म से, क्योंकि आपको फुल फॉर्म पता होते हुए भी अगर आप गलती करेंगे तो फिर उसका तो कोई वो नहीं होता ना। तो इसलिए साथियों मैं आपको बता दूं, परमानेंट अकाउंट नंबर, तो इसको बनाने से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से तैयार कर लें, नाम मैच कर लें कि आपके जो एजुकेशन डिटेल है जैसे मार्कशीट से संबंधित और आधार में सेम है, तो ही इसको अप्लाई करें, ताकि आपको किसी प्रकार के कोई चक्कर नहीं लगाने पड़े आयकर विभाग के अंदर। तो वैसे काम सब होते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, पैन कार्ड बनाने से पहले आपका आधार कार्ड और आपकी जो भी एजुकेशन डिटेल है वो मैच खानी चाहिए। उसके बाद में ही मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि पैन कार्ड उसके बाद में ही आप बनाएं। आगे देखते हैं राजधारा क्या है। राजधारा बताना साथियों, राजधारा क्या है, एक नदी का नाम, या फिर राजस्थान में एक नदी बेसिन प्रबंधन प्रणाली, या फिर सी ऑप्शन है राजस्थान राज्य का जीआईएस पोर्टल, या फिर एक सरकारी योजना। बिल्कुल आप बता सकते हो, इसका जवाब तो कौन दे सकता है, जो पढ़ा हुआ है वो ही दे सकता है, या फिर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी जो देख रहा है वो तो दे सकता है भाई। तो इसके अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य का जीआईएस पोर्टल होता है साथियों, जो कि राजधारा के अंदर आता है साथियों। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सीडीआर का पूरा नाम। सीडीआर का पूरा नाम बताना है साथियों। सीडी का मतलब आपने देखी होगी, गोल्ड सी देखी होगी, सिल्वर कलर की वो चमकीली सी होती है ना, तो उसको देखा होगा आपने। तो उसकी फुल फॉर्म सबसे पहले तो सीडी का मतलब क्या होता है, तो सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। और आर का मतलब क्या होता है साथियों, आर का मतलब होता है रीडेबल। क्या होता है, रीडेबल होता है साथियों। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण कौन सा है। क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण बताना है। क्या हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव, या गूगल ड्राइव, या फिर रैम। क्लाउड स्टोरेज का आपको उदाहरण बताना है कि इनमें से, इन चारों में से आपको क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण बताना है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गूगल ड्राइव। क्या होता है, गूगल ड्राइव क्या है, एक क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है साथियों। क्या है, गूगल ड्राइव। आगे देखते हैं 4G का पूरा नाम। 4G आपने नाम सुना होगा, आजकल तो 5G चल रहा है, लेकिन अधिकतर के पास अभी भी 4G है, क्योंकि उस 4G का क्या करे फिर, 4G मोबाइल होगा। तो 4G का मतलब होता है फोर्थ जनरेशन। क्या होते हैं, फोर्थ जनरेशन, नाम से पता चल रहा है। तो 4G का मतलब होता है फोर्थ जनरेशन। आगे देखते हैं साथियों, MS वर्ड में अंडू के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। अंडू के लिए शॉर्टकट बताना है साथियों। अगर आपने सही ढंग से A to Z शॉर्टकट आपने पढ़ी रखी होगी तो आप बिल्कुल बता सकते हो। कंट्रोल के साथ में ऐसा कौन सा बटन दबाने से या प्रेस करने से अंडू होता है। तो कंट्रोल Z से क्या होता है साथियों,
अंडू होता है, वाई से क्या होता है, रीडू होता है, एक्स से क्या होता है, कट होता है, और सी से क्या होता है, कॉपी होता है। साथियों ये A to Z शॉर्टकट आपको पढ़ के जानी है एग्जाम से पहले, क्योंकि इनसे भी सवाल पूछ लिया जाता है। 100% में से 95% A to Z शॉर्टकट में से पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं, MS एक्सेल में एक नई वर्कशीट जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल के अंदर अगर आपको नई वर्कशीट लेनी है तो आप किस शॉर्टकट का यूज करेंगे? क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F1 से लेते हैं, या फिर कंट्रोल N से लेते हैं, या फिर शिफ्ट 11 से लेते हैं, या फिर कंट्रोल W से लेते हैं। साथियों अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे ना, तो मैं आपको 100 में से 95% लोग क्या करके आएंगे, कंट्रोल प्लस एन करके आएंगे साथियों। लेकिन MS एक्सेल के अंदर नई वर्कशीट लेने के लिए आप शिफ्ट के साथ में F11 का यूज करेंगे। F11 शिफ्ट के साथ में F11 का यूज करने पर क्या होगा, MS एक्सेल के अंदर एक नई वर्कशीट ले सकते हैं। साथियों आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से मतलब परमानेंटली रूप से हटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं इसको, कि आपको बताना है किसी भी फाइल फोल्डर को अगर आप परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, ऐसे डिलीट करते हैं ना तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। ठीक है, कहां चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है। लेकिन आपको अगर किसी फोल्डर को या किसी फाइल को आप स्थायी रूप से डिलीट करना चाहते हो तो उसमें किस प्रकार की शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो उसमें आप पे प्रयोग करेंगे साथियों, शिफ्ट के साथ में डिलीट की का प्रयोग करेंगे। शिफ्ट के साथ में डिलीट की का यूज से क्या होता है, किसी भी फाइल फोल्डर को आप परमानेंट रूप से क्या कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। आगे देखते हैं साथियों, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, इसमें से आपको बताना है आउटपुट कौन सा है। ठीक है साथियों, तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है स्कैनर। स्कैनर आपने अगर पढ़ा होगा तो ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है साथियों, इनपुट डिवाइस। ये भी इनपुट डिवाइस होता है और ये भी इनपुट डिवाइस होता है। ये तीनों तो क्या है, इनपुट डिवाइस है। और प्लॉटर जो है ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। और ये प्लॉटर जो होता है ये एक अपने को हार्ड कॉपी के रूप में परिणाम देता है। कौन से रूप में, हार्ड कॉपी के रूप में परिणाम देता है। और जो स्पीकर जो होता है ना साथियों, वो भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन वो क्या करता है, अपने को सॉफ्ट कॉपी के रूप में देता है। जैसे मॉनिटर हो गया, मॉनिटर भी क्या करता है, एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में अपने को परिणाम देता है, आउटपुट देता है। ठीक है साथियों, और जैसे प्रिंटर हो गए, वो अपने को हार्ड कॉपी देता है, क्योंकि प्रिंट आउट निकाल के देता है ना, उसको अपन चो सकते हैं। अच्छा आप बता सकते हो कि प्लॉटर क्या होता है। साथियों प्लॉटर वो होता है जो बड़े बड़े होर्डिंग वगैरह, बैनर वगैरह जो छापे जाते हैं, बड़े बड़े पंपलेट वगैरह छापे जाते हैं, वो प्लॉटर के माध्यम से छापे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रिंटर इंक का उपयोग नहीं करता है। साथियों इंक मतलब वो जो लिक्विड में आती है उसके बारे में पूछ रहा है सवाल। तो वो जैसे इंकजेट जो प्रिंटर होता है वो तो इंक का यूज करता है, डॉट मैट्रिक्स करता है, थर्मल प्रिंटर करता है। और जो लेजर जो प्रिंटर होता है वो एक सूखी पाउडर का यूज करता है साथियों। तो लेजर इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर मतलब OMR का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। OMR का यूज साथियों आपको बताना है, OMR का यूज किस लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बारकोड पढ़ने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी है पेन पेपर आधारित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करने के लिए, या फिर सी ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड को स्कैन करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका तो आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपको आना भी चाहिए, क्योंकि आप बार बार एग्जाम देते हो, जो गोले भर के आते हो
वो किसके माध्यम से चेक होती है? उत्तर पुस्तिका किससे चेक होती है? तो वो होती है OMR के द्वारा। और OMR की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है साथियों, और इसका यूज होता है। और राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, पेन पेपर आधारित परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग क्या है? सुपर कंप्यूटर जो होता है उसका मुख्य उपयोग क्या है? घर पर गेम खेलने के लिए, या फिर बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान और जटिल गणनाएं करने के लिए, या फिर सी ऑप्शन है छोटे व्यवसायिक कार्यों के लिए, या फिर डी ऑप्शन है ईमेल भेजने के लिए। साथियों आप बता सकते हो, क्योंकि सुपर है, सुपर तो हमेशा ऊपर रहता है ना, बोलते हैं ना सुपर डुपर, तो सुपर तो हमेशा ऊपर रहते हैं, तो बड़े बड़े ही काम करेंगे ना। तो बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान और जटिल गणनाएं करने के लिए किस कंप्यूटर का यूज किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है साथियों। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य घटक क्या था? जो भी आपने, अगर आपने पढ़ा होगा पहली पीढ़ी, तो उसके अंदर आप बता सकते हो कि मुख्य घटक क्या था। क्या ट्रांजिस्टर लगे होते थे, या फिर आईसी चिप लगी होती थी, या फिर वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे, या फिर माइक्रो प्रोसेसर लगे होते थे? तो साथियों मैं आपको बता दूं, पहली पीढ़ी जो होती थी उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब मुख्य घटक होते थे, ये लगे होते थे। और जो ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो सेकेंड पीढ़ी के हैं, और ये आईसी चिप है ये थर्ड पीढ़ी की है, और ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो फोर्थ पीढ़ी के हैं साथियों। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, MS एक्सेल में एक फॉर्मूला हमेशा किससे शुरू होता है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूं, पिछली बार RSCIT के अंदर ये सवाल आया था कि MS एक्सेल के अंदर फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन से साइन का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी, कहने का मतलब इज इक्वल टू का यूज किया जाता है, मतलब बराबर का जो साइन होता है उसके साथ यूज किया जाता है साथियों। आपको मैं बता दूं, MS एक्सेल के अंदर आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, तो इस दो चीजों का जरूर ध्यान रखें। दो चीजों कौन कौन सी है? एक तो बराबर से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे मैं आपको सम का सूत्र बता देता हूं, जैसे बराबर से शुरू होना चाहिए, ठीक है? तो जैसे सम, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, और जैसे रेंज हो गई, जैसे रेंज हो गई A1 से, और फिर रेंज को जोड़ने के लिए आपको कोलन वाले साइन का यूज करना है साथियों। जैसे A1 से लेके A7 तक के सेल के अंदर कुछ अपने को रेंज का टोटल करना है अपने को, तो ये जो ऐसा आपको दिखे तो वो सही फॉर्मूला होगा, क्योंकि ये देखो बराबर से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरी चीज रेंज को जोड़ने के लिए किस कोलन का साइन यूज हो रहा है, ठीक है? इन दोनों चीजों का जरूर ध्यान रखें। एक तो फॉर्मूला का ध्यान रखें, फॉर्मूला सही है गलत है, इसका मतलब ध्यान रखना है। अगर आगे बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा तो वो फॉर्मूला एक्सेल का नहीं हो सकता है साथियों। जो दो जो जो दो सेल हैं उनको जोड़ने के लिए अगर कोलन साइन का यूज नहीं हो रहा है तो वो भी गलत है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, दो रेंज को जोड़ने के लिए कोलन साइन का यूज होना चाहिए, और दूसरी चीज फॉर्मूला स्टार्ट होना चाहिए बराबर वाले साइन से। ओके साथियों, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, और आज का अंतिम सवाल है, MS पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? साथियों आपको बताना है, MS पावर पॉइंट के अंदर नई स्लाइड लेने के लिए, जैसे एक्सेल के अंदर तो नई वर्कशीट ली जाती है, इसके अंदर न्यू स्लाइड ली जाती है, और MS वर्ड के अंदर साथियों नया डॉक्यूमेंट्स पेज लिया जाता है। तो नई वर्कशीट के लिए तो अपन ने पढ़ लिया था शिफ्ट के साथ में F11 का यूज पढ़ लिया था, और MS वर्ड के अंदर मैं आपको बता दूं, MS वर्ड के अंदर नया डॉक्यूमेंट्स पेज लेने के लिए कंट्रोल के साथ में N का यूज किया जाता है, और इसमें बताना है
MS पावर पॉइंट कहने का मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर किस शॉर्टकट का प्रयोग करने पर एक न्यू स्लाइड आपको मिलेगी। साथियों बाय डिफॉल्ट आपको इस तरीके का पेज मिलेगा, MS पावर पॉइंट के अंदर ऐसी स्लाइड मिलेगी, उसके अंदर ऊपर टाइटल का आता है और नीचे सब टाइटल का आता है। इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें, ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कंट्रोल के साथ में एम। कंट्रोल के साथ में एम प्रेस करने पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर अपन नई स्लाइड ओपन कर सकते हैं, नई स्लाइड ले सकते हैं। साथियों आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ क्वेश्चन जो हर वैकेंसी के अंदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथियों जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ाए हैं वो बार बार पूछे गए सवाल हैं, और आई होप आप अच्छी तरीके से इन सवालों के जवाब दे पा रहे हो और अच्छे क्वेश्चन लग रहे होंगे। आप पढ़ाई करे हैं तो आपको मैं मानता हूं ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं लगे होंगे, क्योंकि जो पढ़ते हैं ना तो उनको किसी प्रकार के कोई सवाल डिफिकल्ट नहीं लगते, कठिन नहीं लगते हैं, क्योंकि पढ़ाई जो सिलेबस दे रखा होता है उससे कोई एक दो क्वेश्चन बाहर आ सकते हैं, बाकी कोई बाहर नहीं आता, सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं साथियों, विशेषकर कंप्यूटर के अंदर। ओके साथियों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और तब तक के लिए